हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज फिर से क्लास 10th बिहार बोर्ड के क्लास 10th का सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 या बी सेक्शन जो जल संसाधन है उस पर जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं उसको लेके आए हैं। उसका प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, मतलब ऑब्जेक्टिव। इसमें दिया है बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब बृहद पृथ्वी पे के बृहद क्षेत्र पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे 71% जल है और 29% स्थल है। इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? मतलब जो पृथ्वी पर कुल जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? 9.5%, 95.5%, 96.5% या 96.6%। तो सही आंसर होगा 96.5%। जितनी भी पृथ्वी पे जल है उसका 96.5% केवल महासागर में है, और भूतल जो जल है वो मात्र कितना है? तो 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो देश में बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? जो प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो सही आंसर होगा 65%। जो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है 65% होती है। बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब जो जल का दोहन या जल का जो खराब होना वो किसके कारण बढ़ा है या किस तत्व के कारण हुआ है? तो दिया है फ्लोराइड के कारण, क्लोराइड के कारण, आर्सेनिक के कारण, लौह के कारण। तो जो बिहार में है आर्सेनिक के कारण जो है वो हुआ है। आप लगभग बिहार के सभी जिलों में जो भूतल जो जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा कहीं कम और बेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? मतलब वे योजना जो बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। देखते हैं क्या आंसर है। वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि, जल कृषि, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन आदि इत्यादि की पूर्ति एक साथ की जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो देखिए जो है पहला चीज़, किसी भी क्वेश्चन के उसका पहले केवल कंसेप्ट समझ लीजिए, और जो भी उसका तथ्यात्मक है, जो जैसे कि कोई नाम हुआ, कोई स्थान का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, या कोई वर्ष या सन या कोई आंकड़ा हुआ, उसे आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसमें है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना में क्या है, तो बाढ़ नियंत्रण आता है, मृदा अपरदन रोका जाता है, पेय सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, मत्स्य पालन के लिए, कृषि जल इत्यादि के लिए जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना को उपयोग में लाया जाता है। इसी कारण से
जो बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करे, जो योजना बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करता है उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जल संसाधन के का ज़्यादा उपयोग है, जल संसाधन का ज़्यादा उपयोग है, यहाँ पे ज्या नहीं है, ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा उपयोग है लिखे। जल को ही जीवन कहा जाता है, अर्थात आप लोग सुने होंगे जल ही जीवन है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू सिंचाई, पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य की कल्पना किए बिना नहीं की जा सकती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद उसे कहा जाता है जिस पे एक से अधिक राज्यों का किसी नदी पे या नहर पे अपना दायित्व स्थापित करते हैं कि नहीं, इस राज्य जो ये नदी पे के जल पे हमारा ही केवल हक है, दूसरे राज्य का नहीं है। इस तरह से आपने बहुत से नदियों के, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के बारे में सुना होंगे, इस तरह से या पढ़े होंगे। तो देखते हैं क्या दिया है। चूँकि जल एक व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन है, बहुत ज़्यादा व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग वाला संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक है, अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही मुख्य कारण है। मतलब जो कि जैसे सिंधु नदी पे भारत और पाकिस्तान का है, उसी तरह से भारत में भी कुछ राज्यों में है। जैसे कि आपको बताया कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कि कावेरी नदी पर तो होता है कि कितना प्रतिशत जल का इस्तेमाल कौन से राज्य करेंगे, लेकिन यहाँ पे है कि अधिक से अधिक हम ही, केवल एक राज्य चाहता है कि हम इस्तेमाल करें। का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद काफ़ी पुराना है। जो ये है एक तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी का जो जल का बंटवारा का विवाद है वो बहुत ही पुराना है, कोई नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। जल संकट क्या है? पहले क्वेश्चन है जल संकट क्या है? तो वह उद्देश्य मतलब जहाँ पे जल हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, उसे ही जल संकट कहा जाता है। जैसे कि हमें पीने के लिए जो पानी है उसके लिए, घरेलू कार्य के लिए पानी, और जो भी सिंचाई, कृषि कार्य के लिए इत्यादि, जो भी रोज़मर्रा की जिंदगी ज़रूरतों के लिए जो पानी या कोई भी चीज़ हमें उपलब्ध नहीं होती है तो वो उसके लिए वो क्या होता है, संकट कहलाता है। जैसे हमें खाद्य संकट होगा कि जैसे हमें जितने रोज प्रतिदिन की आवश्यकता हो भोजन की वो नहीं मिले तो खाद्य संकट हो जाएगा। इसी तरह जितने प्रतिदिन के लिए जल की आवश्यकता हो, जल उतने न मिले तो वो जल संकट या पानी संकट हो जाता है। बहुउद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त अनावृष्टि क्षेत्र का उपस्थिति होने लगता है। इसके बारे में तो पहले ही बता दिए जल संकट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। भारत की जो नदियाँ हैं उनके प्रदूषण क्यों होता है, उनके कारणों का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे भारत में जितनी भी नदियाँ, भारत हो या किसी विशेष राज्य के बारे में पूछे या पूरे विश्व के किसी भी नदी के बारे में पूछे तो उसका मुख्य कारण होता है कि जो भी कल कारखानों से निकल रहा है,
कूड़ा करकट या अपशिष्ट पदार्थ उसको नदी में प्रवाहित करना, और साथ ही साथ जो भी जितने भी गंदगी या वेस्ट मटेरियल है उसको नदी में प्रवाहित करना, वो मुख्य कारण होते हैं जल नदियों के प्रदूषण के। नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी कूड़ा करकट या कल कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ, वो सभी को ही नदियों के प्रदूषण के लिए मुख्य तौर से उत्तरदायी होते हैं। देखते हैं आंसर क्या दिया है। भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। शहरों की बढ़ती आबादी और जीवन शैली, एक नंबर में हो गया शहरों की बढ़ती आबादी और जीवन शैली। जब आबादी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कूड़ा करकट और गंदगी बढ़ेगी। वाहित मल जल का नदियों में निस्तारण, जो भी मल जल है उसका किसमें नदियों में विस्तारण यानी उसमें प्रवाहित कर देना, छोड़ देना, वो भी कारण है। धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है कि नदी में ही जैसे कि शव को फेंकना या नदी में शव को छोड़ देना इत्यादि, जैसे कि नदी में कोई भी पूजा पाठ हुआ उसके जो भी अपशिष्ट है वो सभी नदी में प्रवाहित कर देना, ये सभी। औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में निस्तारण, जो भी पहले बोला कि जो औद्योगिक से निकलने वाले जो भी कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है उसको नदियों में छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं और भी है शवों का विसर्जन, जो कि पहले ही बता दिए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? जो जल संरक्षण है उससे आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते, मतलब जल संरक्षण क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जल का संरक्षण क्या है, जल का संरक्षण कैसे किया जाता है और जल संरक्षण से करने से क्या लाभ है। मतलब जल का हम कम से कम दुरुपयोग करें, यह है जल संरक्षण है। जल संरक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। जल जो इस तरह से प्रवाहित होता है उसको बांध बनाकर या कोई पोखरा या तालाब खोद कर उसमें जल को इकट्ठा करके, ये सभी जल संरक्षण होते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। उद्देश्य जनित जल की पर्याप्तता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु के निरुद्देश्य से बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। जैसे हम आपको बता दिए कि जितने भी जल है उसको उसकी पर्याप्तता यानी कि जो पहले से मौजूद है उसको बनाए रखना है। जैसे कि अगर नहर में जल है या तालाब कुआं पोखरा जिसमें भी जल है तो कृषि कार्य में हम उस जल का उपयोग करें, न कि भूमिगत जल का उपयोग करें। इसी तरह से देखते हैं उपाय क्या दिया है। जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण के उपाय निम्न हैं। दिया है भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, जो भूमिगत जल होती है उसको पुनर्पूर्ति करना। उसकी पुनर्पूर्ति कैसे होगी देखते हैं। भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन हो रहा है। इसमें जिससे भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, अतः इसकी पुनर्पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी होते हैं। देखिए इस भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति के लिए क्या करना होगा हमें। पहला कि वृक्षारोपण कर सकते हैं और रासायनिक खाद के जगह पर जैविक और कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाए। वेटलैंड यानी रामसर साइट्स जो है उसका संरक्षण किया जाए, जो आर्द्र भूमि होती है उसकी संरक्षण किया जाए। वर्षा जल का संचयन, जो वर्षा का जल होता है उसको किसी तालाब पोखरा कुआं में
उसको संरक्षित किया जाए। जो मल जल होता है उसको पुनः उपयोग में लाया जाए, जैसे कि खाद होता है खेतों में, उसको उपयोग में लाने के लिए इत्यादि। दूसरा है जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट, मतलब जल का जो प्रबंधन कैसे किया जाए। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि वानिकी जल कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशय, नहरों आदि का निर्माण करना चाहिए। पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि जितने भी जलाशय, कुएं, तालाब इत्यादि हैं, उनमें जो जल का संरक्षण किया जाए और उसको पुनः उपयोग योग्य बनाया जाए। इस कारण से भी जल संरक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है तकनीकी विकास से जल का संरक्षण भी किया जा सकता है। जैसे कि जल का संरक्षण करके और उसको हम और ज़्यादा दिनों तक मतलब अपने उपयोग लायक रखे योग बना सकें। इसके लिए टेक्नोलॉजी का हम सहारा ले सकते हैं। तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। जैसे जो सीढ़ीनुमा पिछला क्लास में भी बताए हैं, जो पिछला क्लास हुआ था उसमें भी बताया कि कैसे जो सीढ़ीनुमा कृषि है वो जो भूमि अपरदन को कम करता है, मिट्टी का अपरदन को कम करता है। और ड्रिप सिंचाई मतलब जहाँ पे हमें पानी की आवश्यकता है जल की, वहीं पे हमको ले जाने के लिए लिफ्ट सिंचाई, ये सभी उसी तरह से है। वर्षा की जल मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। जो बरसात में जल होता है उसका मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण में पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख करें। हमारे लिए उपयोगी आंसर है हमारे लिए इसके देखिए, जो वर्षा का जल होता है उसका हम लोग संग्रहण कर सकते हैं नदी, कुएं, तालाब, नहरों इत्यादि में। और जब हमें कृषि कार्य के लिए या बहुत से कार्यों के लिए हम उस वर्षा का जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। आंसर देखते हैं क्या दिया है। हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरी होती है। खासकर हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित है। अर्थात जब भी हम लोग को खेती करना होता है, कि जो खेती का काम होता है, तो देखते हैं कि मौसम के हिसाब से, बरसात के हिसाब से ही कोई फसल का कार्य किया जाता है। हाँ, कि अब जो भी बीज डाल दिया गया है उसमें कि हाँ तो अब वर्षा होगा तो ये होगा, वर्षा के समय ये चीज़ होगा। जब वर्षा नहीं होती है तो फिर लोगों को बहुत से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें बोरिंग या नलकूप का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें उनकी आर्थिक तंगी होती है। क्या दिए होती है हमारे देश, ये तो हो गया। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। वाटर हार्वेस्टिंग का आप लोग पढ़े भी होंगे कि राजस्थान के कुछ जिलों में इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा सिंचित कर सके। पहले ही हम बताएं कि जो भी वर्षा के जल का होता है उसके लिए तालाब, कुएं इत्यादि का निर्माण कर उसमें वर्षा जल का
जल को संग्रहित किया जाता है और उससे कृषि कार्य और जो भी बहुत से कार्य होते हैं उसको किया जाता है। खेती की जा सके, इस राजस्थान के जैसलमेर में खरदीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। जो वर्षा जल के संग्रहण को राजस्थान में किस नाम से, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में खरीदन कहा जाता है और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में या भारत के अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के वीरानो, फलौदी और बाड़मेर में शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है जिसे टांका कहा जाता है। टांका जो राजस्थान के कुछ जैसे क्षेत्र हैं फलौदी, वीरानो और बाड़मेर में जो शुष्क क्षेत्रों में जो पेयजल है, जो पीने योग्य पानी है, उसको बड़े बड़े टैंकरों में भूमिगत करके उसमें संग्रहित किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है जिसे टांका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। मतलब जो छत पे जो जल संग्रह होता है, जो छत पे जो पानी जो पड़ता है वर्षा का, उसको एक पाइप द्वारा जोड़कर और जो टैंक होता है घर के अंदर डाला जाता है, उसमें कर दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारती जो राजस्थान की एनजीओ है तरुण भारती संघ, इसमें पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय में के शिलांग में छत वर्षा जल का भी संग्रहण आज भी प्रचलित में है। मतलब मेघालय जो है, मेघालय राज्य में इसका आज भी प्रचलन है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंगाथर छत में गांव के छत जल में संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो तब संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल पुनः संरक्षण में पुनः चक्रण किया जा रहा है। जो अभी वर्तमान में लगभग देखा जाए तो भारत के लगभग सभी राज्यों में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है और विशेष तौर पर उन राज्यों में या उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा या पानी की जो भूमिगत जल की कमी है, उन राज्यों में। परियोजना कार्य को बच्चों को खुद से, छात्र को खुद से अपने से ही करना होता है। ये जब कार्य करते हैं तो उनकी जो आईक्यू लेवल है स्वतः ही विकसित होती है और उनका अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है। देखते हैं क्या है। अपने विद्यालय के आसपास बहने वाली नदियों के जल उपयोग पर एक परियोजना तैयार कीजिए। मतलब आपके विद्यालय के या गांव के आसपास, यहाँ पे विद्यालय की जगह पर घर भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, कि आसपास जो नदी बहती है उस जल का उपयोग क्या है उसका और उस जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं। ये इतना हम आपको बता दिए, उस पर अच्छा से ही आप एक परियोजना कर सकते हैं। देखते हैं अब इसके साथ साथ आपका एडिशनल क्वेश्चन जो कि आपका अभ्यास प्रश्न नहीं दिया है, आपके उस पाठ के अंदर से निकाला गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लिखा है एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जल संसाधन जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान में ही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? चंबल, भाखड़ा, कोसी, हीराकुंड। तो कोसी का मतलब जो मुख्य है पूछ रहा है तो है कोसी, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इस तरह से पूछे कि असम का शोक किसे कहा जाता है, तो भी है असम का शोक मानस नदी को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? मतलब विश्व का कुल कितना प्रतिशत जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में था ही, तो कितना है? 96.5%। महासागरों में कुल जल कितना है? तो 96.5%। भूमिगत जल कितना है? तो 3.5%। प्रति व्यक्ति प्रतिशत जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब प्रति व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जल उपलब्ध कराने वाला जो उसकी प्रतिदिन कितना जल प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है? तो एक घन मीटर MQ, मतलब प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1 घन मीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, होनी चाहिए। तो इसमें भारत के स्थान कौन सा है? तो 133वां होगा। भारत का स्थान इसमें 133वां है। वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वर्षा जल के संग्रहण को हर घर में करना ही है। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कानूनी तौर पर जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय एक होता है लघुत्तरीय, एक होता है अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय मतलब होता है कि 2-4 शब्दों में देना आंसर, और लघुत्तरीय का होता है कि 2-4 वाक्यों में आंसर देना। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। विश्व में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत महासागरों में जमा है? मतलब विश्व में जो जल उपलब्ध है उसका कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो इसको तो ये तीसरा बार आ गया ये क्वेश्चन। तो 96.5%। दिल्ली में 14वीं सदी में जल संग्रहण के लिए बने विशिष्ट तालाब का क्या नाम है? मतलब 14वीं सदी में जो बना था उस समय का जो जल संग्रहण का उस तालाब का क्या नाम है? तो उसका नाम है हौजे खास। हौजे खास। अब आपको ये बताना है कि इसका निर्माण किसने कराया था? उस समय दिल्ली का गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? ये भी आपको बताना है कमेंट में। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ये लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाते हैं। राजस्थान में भूमिगत टंकियों में एकत्रित वर्षा जल का दूसरा स्थानीय नाम क्या है? तो जो टंकियों में जल का संग्रहण किया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो टांका है। राजस्थान में जो टंकियों में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है उसका नाम है टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पानी की धारा बदलकर सिंचाई के लिए प्रवाहित करने वाली प्रणाली का क्या नाम है? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पानी की धारा बदल कर सिंचाई के लिए प्रवाहित करने वाली प्रणाली का क्या नाम है? तो उसका नाम है गुल या कूल। उसका क्या नाम है? गुल या कूल। गुल कहिए या कूल। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है? जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है, इसका वर्णन करना है। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, परंतु 96.5% जल 7 महासागरों में पाया जाता है जो यातायात को छोड़कर उपयोगी नहीं है। यानी कि जो महासागरों में जो जल पाया जाता है वो केवल यातायात के लिए ही है। समुद्री मार्ग या समुद्री व्यापार मार्ग के लिए ही वो जल का उपयोग है। इसके अलावा उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक है उस पर शोध कर रहे हैं कि इसका और भी जैसे पीने योग्य कृषि कार्य के लिए किया जा सके है। यह हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। जो महासागर का जल है वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता।
क्योंकि यह खारा जल है। धरती पर पाए जाने वाले जल में मात्र 2.5% भाग ही उपयोगी है। इसमें भी 70% भाग बर्फ के रूप में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका महादेश तथा हिमालय के शिखरों हिमनदों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत बर्फ के भागों में पाया जाता है? तो 70%। कहाँ पे? तो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका महादेश तथा हिमालय एवं हिमनदों में पाए जाते हैं। शेष 30% ही जल नदी, तालाब और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। वर्षा का जल मीठा होता है। विश्व की कुल वर्षा का 4% ही भारत में उपलब्ध है। विश्व में जितना वर्षा होता है उसका मात्र केवल 4% ही जल भारत में उपलब्ध होता है। भारत में अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 33वां स्थान है। मतलब जो वर्षा का जल उपलब्धता में है वो विश्व में 33वां स्थान है। इतना कम वर्षा का जल भारत को प्राप्त होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक विश्व के अनेक देशों में जल का अभाव होने लगेगा। इस भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। मतलब 2025 तक विश्व के साथ साथ भारत में भी कई इलाकों में जल की कमी को साफ तौर पर विस्तृत रूप से देखने को मिल सकता है। भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? भारत में जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो भूमिगत जल हो गया, नदी के द्वारा नलकूप, तालाब, पोखरा इत्यादि से वर्षा का जल प्राप्त होता है। जल के स्रोत है। तो देखते हैं आंसर में क्या दिया है। जय शिव। भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो दिया है आंसर, भारत जल एक महत्वपूर्ण प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। ये कौन सा संसाधन है? तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है। भारत में जल के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। वर्षा जल है, नदियों के जल है, भूमिगत जल है। तो वर्षा का जल का सबसे प्रमुख स्रोत है। जो वर्षा का जल है वो प्रमुख स्रोत है। वर्षा के जल का उपयोग कृषि कार्य में किया जा सकता है या किया जाता है। वर्षा के जल का संरक्षण करके उसका समुचित उपयोग करके जल की कमी को पूरी की जा सकती है या पूरा किया जा सकता है। नदियों का जल, नदी भी जल का एक प्रमुख स्रोत है। नदियों के जल को आधुनिक तकनीक की मदद से शुद्ध करके उसे दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सकता है। नदियों के जल को पाइप द्वारा खेतों तक पहुंचाकर फसलों की सिंचाई किया जाता है। नदियों के जल का उपयोग नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है। जो नदियों का जल का उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो नदी पर बांध बनाकर किया जा सकता है। बहुत से, जैसे हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, इस तरह से बहुत से बांध है जिस तरह से नदी पर बांध बनाकर किया जाता है। मैदानी इलाकों में नदियों से अधिक नहरें निकाली गई है। जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? तो अधिकतर तो नहरों द्वारा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नदी का उपयोग सिंचाई के लिए बहुत अधिक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कि किस सहायता से जल का सिंचाई का उपयोग होता है तो वहाँ क्यों होता है नदी से? तो क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है या नदी का जल का उपयोग किया जाता है। भूमिगत जल यह भी एक जल का प्रमुख स्रोत है। भूमिगत जल को कुआं खोद कर निकाला जाता है। भूमिगत जल को झरनों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इस जल की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। जो कृषि कार्य है भूमिगत जल का भी उपयोग किया जाता है।
ग्लेशियर, यहाँ पे ये 5 होगा और ये 6 है, 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ग्लेशियर यह भी जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। हिमालय पर गर्मियों में हिमालय का बर्फ पिघलकर नदियों के पानी को बढ़ाता है। इस जल की सहायता से दैनिक और कृषि कार्य किए जाते हैं। दैनिक कार्य है और कृषि कार्य है, जो ग्लेशियर से पानी निकलता है पिघलकर, जो बर्फ पिघलकर निकलता है, उससे दैनिक कार्य किए जाते हैं। 5वां है झील, तालाब एवं अन्य जलाशय से भी जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बल नहीं होगा, जल की प्राप्ति होती है, प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इस जल की सहायता से कृषि कार्य और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए जाते हैं। आप ये समझ गए हैं कि किन किन स्रोतों से हमें जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद है, यह भी बताएं कि वे किस प्रकार हानिकारक भी हैं। हम आपको तो लाभ के बारे में बता दिए हैं और बहुउद्देशीय परियोजना क्या है यह भी बता दिया गया है, लेकिन उसकी हानि क्या है, जिस हानि के कारण से इसे सतत विकास में शामिल नहीं किया गया है। बांध को, जो बांध परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको सतत विकास में शामिल नहीं किया गया है। देखते हैं क्या है आंसर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाभप्रद है। इनमें निम्न बिंदुओं पर विचार आधार स्पष्ट किया जा सकता है। नदियों पर बांध या बराज बनाकर नहरें निकाली जाती है, जिससे वर्षा अभाव क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। यहाँ पे वर्षा की कमी होती है, जो बांध बनाए जाते हैं या बैराज, उसी बैराज से उसकी वहाँ पे सिंचाई की जाती है। जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जो बांध बनाने से क्या होता है, तो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बाढ़ की रोकथाम होता है और मिट्टी के कटाव रोका जाता है। जब बाढ़ की रोकथाम होगा तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी कटाव है वो रुक जाएगा। मछली पालन यातायात की सुविधा प्राप्त होती है। जो बांध बनाने से एक जल स्तर बन जाता है, उस जल स्तर के कारण ही मछली पालन और यातायात की जा सकती है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है आदि। जो पर्यटक है, जब वहाँ पे जल स्तर रहेगा, वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलती है, तो पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं इसकी हानि क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी की हानि क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ के साथ साथ हानि भी है। इसमें निम्न विचार बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब क्या क्या हानि है, इसको निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नदियों पर बांध बनाने से स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे नदी की तली में कचरे जमा हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दृश्य बनता रहता है। मतलब जो बांध बनाने से होता है, जो अपने साथ नदी अपशिष्ट लेके आती है, वो जहाँ बांध बना रहता है वहाँ पे वो गोटा कर देती है, इकट्ठा कर देती है, जिसके कारण से क्या होता है, बाढ़ का दृश्य बन सकता है। जल प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। इसका कुप्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। जो जल प्रदूषण है, जब जो पानी होता है, जल होता है, वो जब प्रवाहित नहीं होता है एक हिसाब से, तो वो क्या होता है, जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। इस प्रकार की परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की जो परियोजनाएं आती है, तो वहाँ से लोगों का विस्थापन शुरू हो जाता है। लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। नहरों से अधिक सिंचाई करने पर भूमि की उर्वरता घटने लगती है। जो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, उससे भूमि की उर्वरता घटने लगती है। कुछ इन कारणों के कारण ही जो बहुउद्देशीय परियोजना बांध को है, उसको सतत विकास में नहीं शामिल किया गया है। अगर पूछ दिया जाए कि किन कारणों से बांधों को या बैराज को या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को सतत विकास में शामिल नहीं किया गया है, तो आप ये जो हानियाँ हैं उन्हें आप दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं।
दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है। बड़े बड़े बांधों और तटबंधों की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन करें। जो बड़े बड़े बांध और तटबंधों की आवश्यकता है, क्यों है, इनके बारे में वर्णन किया जाए, इनकी क्या उपयोगिता है। बड़े बड़े बांधों और तटबंधों की आवश्यकता हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांधों और तटबंधों की समुचित व्यवस्था होने से उपलब्ध जल संसाधन का समुचित उपयोग किया जा सकता है। बड़े बड़े बांध और तटबंधों की उपयोगिता बहुत अधिक है। जो बड़े बड़े तटबंध और बांध है उनका उपयोगिता बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि तटबंधों और बांधों के द्वारा जल को समुचित रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। जल को ही जीवन कहा जाता है। जल की उपयोगिता की सूची लंबी होती है। जो जल की उपयोगिता है उसकी जो सूची है बहुत लंबी है, ये तो आप जानते ही हैं। इसी कारण से जल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से जल को जीवन का आधार बताया गया है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्य के लिए जल अपरिहार्य है, मतलब अति आवश्यक है। अपरिहार्य का अर्थ होता है अति आवश्यक। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा का जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती। नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिससे सिंचाई को काम अच्छे तरीके से हो सकता है। अतः बांधों तथा तटबंधों का लाभ बहुत अधिक है। इसका अतिरिक्त जल संसाधन का समुचित उपयोग करके मछली पालन का व्यवस्था करने में भी सुविधा होती है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है और देश को आर्थिक विकास करने में सुविधा होती है। जल संसाधन का उपयोग समुचित उपयोग करके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जाती है, जिसका देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नदियों पर बांध बनाकर यातायात की सुविधा बढ़ाई जाती है और पर्यटकों के लिए भी यह अनुकूल माना जाता है। इन सभी देश का आर्थिक विकास करने में सहायता मिलती है। मतलब इन सभी से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। वास्तव में कृषि, वाणिज्य व्यवसाय, उद्योग धंधे, पर्यटन व्यवसाय में जल परिवहन के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करने में सुविधा होती है। भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन के योगदान बताइए। मतलब भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का क्या योगदान है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। हम आपको जो जल कॉन्सेप्ट है, जल का संसाधन कॉन्सेप्ट जो बता दिए, उसके आधार पर जल संसाधन से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसे, और पूछ दे क्वेश्चन कि जल संसाधन है वो कैसे है, मानवकृत है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक है, जिसका भारत में समुचित उपयोग करके आर्थिक विकास किया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाया जा सकता है। भारत के आर्थिक विकास करने में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे जल संसाधन की उपयोगिता बहुत अधिक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ये सभी को पता है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पे ही टिकी है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर निर्भर हैं। यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसका लक्षण यह है कि कभी वर्षा अधिक होती है और कभी सुखाड़ पड़ जाता है। इसी प्रकार देश के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। जो भारत में वर्षा का वितरण है वो एक समान नहीं है, यही कारण है। जो मानसूनी होने के कारण भारत में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। इसलिए कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। नदी और तालाबों तथा कुओं के जल को खेतों की सिंचाई के लिए की जाती है। साथ ही नलकूप के नलकूप के जल से भी खेतों की सिंचाई होती है। नदियों पर नहरें बनाकर इसे सिंचाई के काम में लाया जाता है। अतः जल संसाधन का सिंचाई के कार्यों में बहुत योगदान होता है। समुचित रूप से सिंचाई की व्यवस्था करने से खाद्यान्न फसलों व व्यावसायिक फसलों का उत्पादन समुचित रूप से होता है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे देश का आर्थिक विकास करने में सहायता मिलती है। जल संसाधन के द्वारा पनबिजली का भी उत्पादन किया जाता है। जो जल विद्युत है उसे ही पनबिजली भी कहा जाता है, जिससे उद्योग धंधे में बिजली की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इससे कल कारखानों में समुचित रूप से उत्पादन कार्य होता है, जिससे देश में उद्योग धंधों की उत्पादकता बढ़ती है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। जो भारत के प्रमुख 4 नदी घाटी है उसका वर्णन करना है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। इनमें से 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना यह भारत की एक प्रमुख नदी परियोजना है। यहाँ पे नदों नहीं होगा, नदी होगा। नदी परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इस योजना के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह संसार का सबसे बड़ा बांध है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। इस योजना का भारत में विकास में एक बड़ा हाथ है। जो भारत के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। इसकी जल की क्षमता 7.8 लाख हेक्टेयर मीटर है। 7.8 लाख हेक्टेयर मीटर है। यह 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। ये 14 लाख जो भूमि है उसको सिंचित करता है। इस योजना में नहरों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर है। इस योजना के द्वारा 3400 किलोमीटर जो लंबी नहरें हैं उनमें जल की पूर्ति करता है। आजकल इस परियोजना से प्रति वर्ष 1.204 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। मतलब जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? तो 1.204 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में उद्योगों को विकास में बड़ा योगदान होता है। किन किन राज्यों को जो ये विद्युत मिलता है, ये जल विद्युत या पनबिजली मिलती है, तो किससे को फायदा होता है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के। इसमें राजस्थान का कहीं भी नाम नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
इस योजना में निसंदेह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कृषि के विकास में बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। इस जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, इससे किन किन राज्यों को फायदा मिला है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को। इसमें जो विद्युत का जो पनबिजली है, उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिला है। राजस्थान की जगह पर दिल्ली को मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ग्रामों में भी बिजली पहुंच गई है, जिससे वहां के लोगों का जीवन काफ़ी सुखमय हो गया है। इस बिजली से ट्यूबवेल का चलाना भी काफ़ी आसान हो गया। इस प्रकार भाखड़ा नागल परियोजना से कई इन राज्यों में लाखों बीघा ज़मीनों को सिंचित होती है। जो ये 4 राज्य हैं, इन राज्यों से इस भाखड़ा नागल बांध परियोजना के द्वारा लाखों हेक्टेयर भूमि या लाखों गांवों को सिंचित होती है भूमि। इसमें देखते हैं आगे क्या है। और इससे जो लाखों क्विंटल गन्ना पैदा होता है, इसके परिणाम स्वरूप इन भागों में विशेषकर पंजाब और हरियाणा में कई मंडी स्थापित हो गई है। इस परियोजना से दिल्ली को भी बहुत लाभ मिला है। जो बांध परियोजना है, इसके कारण विशेष रूप से किनको फायदा मिला है? पंजाब और हरियाणा में कई मंडी स्थापित हुई है और इस परियोजना से दिल्ली को भी बहुत लाभ मिला है, विशेष करके जो पनबिजली है उद्योग धंधों के लिए, उसके लिए। दामोदर घाटी परियोजना और दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। 4 बताना है, एक हो गया। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार राज्य के दामोदर नदी पर बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? तो दामोदर नदी पर बनी हुई है। इसमें कई बांध हैं जो दामोदर नदी की सहायक नदियों पर बनाए गए हैं। इस परियोजना का भारत के विकास में निम्न योगदान है। भारत के विकास में क्या क्या योगदान है, इसको देखा जाता है। इससे पहले यह नदी बिहार में बहुत तबाही लाती थी। जो ये नदी है दामोदर घाटी नदी, ये भी बिहार के सुख के रूप में जानी जाती थी, लेकिन जब इस पे बांध बना दिया गया तो ये तबाही खत्म हो गई थी। किंतु अब नदी पर बहुत से बांध बन जाने से इस नदी के जल पर नियंत्रण कर लिया गया और बाढ़ आदि प्रकोप समाप्त कर दिया गया है। जो बांध बन गया है तो बाढ़ से संबंधित जो भी कुप्रभाव है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसका अतिरिक्त इस परियोजना से 3,94,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। दामोदर घाटी नदी परियोजना से कितनी भूमि सिंचित होती है? तो 3,94,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। बाएं तट पर बनी मुख्य नहर से 136 किलोमीटर तक नौका परिवहन की सुविधा है। जो बाएं तट पे दामोदर घाटी के, उसमें 136 किलोमीटर तक नौका परिवहन की सुविधा है। इससे दामोदर घाटी को बहुत लाभ हुआ है। इसके स्थान पर बहुत से खनिज भंडार है, जिससे नहर परिवहन द्वारा अपेक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। मतलब जो खनिज है उसको नहर परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है। यह नदी दामोदर परियोजना से यहाँ पे नहीं की जगह पर नदी होगा। ये दामोदर परियोजना से 104 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होता है, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिकरण के विकास को काफ़ी सहायता मिली है। दामोदर घाटी से कितने विद्युत होती है? तो 104 मेगावाट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जय शिव। हीराकुंड बांध परियोजना और उसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना। तो हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य के महानदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? तो उड़ीसा के महानदी पर। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में महानदी पर है। यह बांध विश्व की सबसे अधिक लंबी
उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित इस योजना में बांध की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। जो ये लंबाई ये विश्व में सबसे अधिक है। यह बांध 4801 मीटर लंबा है। 4801 मीटर लंबा है, लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है और लगभग 21 किलोमीटर तक इसके दोनों ओर भित्ति बनाई गई है। 21 किलोमीटर लंबाई तक इसके दोनों ओर भित्ति बनाई गई। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप 1,54,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जाता है। कितनी? तो 1,54,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है और बाढ़ पर नियंत्रण पाया जाता है। और इसके द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण भी पाया जाता है। 270 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। 270 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है तुंगभद्रा परियोजना। और है तुंगभद्रा परियोजना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में ने मिलकर शुरू की है। मतलब ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों ने मिलकर शुरू की है। इन दोनों राज्यों की राजधानी आपको बताना है और इन दोनों राज्यों का मुख्य भाषा क्या है ये भी बताना है। और इन दोनों राज्यों में कौन कौन से मुख्य त्यौहार क्या है और मुख्य नृत्य जो क्या है ये बताना है। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। एक बांध जो 50 मीटर ऊंचा और 2.5 किलोमीटर लंबा है तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। ये कितना है? तो 50 मीटर ऊंचा है और 2.5 किलोमीटर लंबा है। एक और तुंगभद्रा नदी पर बनाया है। किस नदी पर बना है? तुंगभद्रा नदी पर। यह नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इस परियोजना का भारत के विकास में बड़ा योगदान है। इस परियोजना से दोनों संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लगभग 3,35,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान करके कृषि को बहुत बढ़ावा दिया गया है। इस परियोजना द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। मतलब जो तुंगभद्रा नदी पर बना है तुंगभद्रा परियोजना, उससे दो राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो भी उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उनको बहुत जो सहायता या प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना द्वारा इन दोनों राज्यों में मछली पालन के कार्य को भी बहुत बढ़ावा मिला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग को लगता है कि इस जो पाठ है, जो ये क्वेश्चन से कराए हैं, इस पाठ का सारांशीकरण जो नोट्स है, इसको इस पर एक वीडियो बनाने के लिए तो आप कमेंट में कीजिएगा। तो ज़रूर है, हम इस पर वीडियो एक बना देंगे जो कि आपको पूरा पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका पूरा जो निचोड़ होता है उस निचोड़ तैयार किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।